बच्चे हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे क्या, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में बेटा हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले बेटा बैंकिंग में हमने समझा था कि सर दो तरीके के बैंक होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक जो कि सिर्फ एक होता है, और एक होता है क्या हमारे कमर्शियल बैंक जो कि बहुत सारे होते हैं। और कमर्शियल बैंक्स भी दो तरीके के होते हैं सर, एक होता है प्राइवेट और एक होते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद हमने समझा था कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में दो फंक्शंस पढ़ लिए थे इसके। एक तो सर इसे क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इशू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी नोट्स और कॉइन्स होते हैं वो कौन इशू करता है बेटा, हमारा सेंट्रल बैंक इशू करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट होता है और उसका क्या होता है, सुपरवाइजर भी होता है। यानी बैंक किसका काम करता है बेटा, एक तरीके से सुपरवाइजर होने का काम भी करता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का। अब यहाँ पे एक आता है बेटा क्या, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या बोल रहे हैं इसको, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हिंदी में बोला जाता है बेटा इसको अंतिम ऋण दाता। अंतिम ऋण दाता मतलब क्या है इसका, हमने बच्चे एक स्टोरी पढ़ी थी अभी लास्ट क्लास के अंदर, ध्यान से देखना। यहां हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सर यहां पे ना कुछ कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनके पास नॉर्मल जो पब्लिक है वो अपना पैसा क्या करती है सर, जाके यहां पे डिपॉजिट करती है। ठीक है, बैंक अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्या देखता है भाई, कितना मेरे पास पैसा आता है, और एक्सपीरियंस हो जाता है इतने साल काम करके कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि पैसा निकालते हैं और कितना पैसा हमारे पास पड़ा रहता है सरप्लस में। तो उसके अकॉर्डिंगली बैंक क्या करता है बेटा, आगे उस पैसे को क्या बांट देता है, लोन में बांट देता है। अब वो पैसा किसके पास चला गया बेटा, बोरोवर्स के पास चला गया, किसके रूप में, लोन के रूप में। अब लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे बैंक का एक्सपीरियंस क्या हो जाता है बेटा, फेल हो जाता है। बैंक का एक्सपीरियंस कैसे फेल हो जाता है भाई, बैंक को ये पता है कि जितनी भी परसेंटेज ऑफ पब्लिक मेरे पास पैसा जमा करा रही है उसमें से 50-60% लोग पैसा निकलवाते नहीं है, बैंक में पड़ा रहता है। लेकिन सिचुएशन क्या हो गई कि सडनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, या कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई जिसमें लोगों के पास पैसे की क्या हो गई बेटा, शॉर्टेज। सारे कहां पे भागेंगे अब, बैंक के पास कि सर मेरा पैसा दो। लेकिन वो पैसा बैंक कहां दे चुका है बेटा, लोन में। अब लोन में गया हुआ है तो वैसे ही इकोनॉमी के हालात क्या चल रहे हैं बुरे, तो क्या उस टाइम पे लोन वाले पैसे दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे। तो यहां पे अब कौन फंस गया आगे बेटा, ये भाई ये वो वाली बात हो गई कि आप में से किसी ने मेरे को लाख रुपए दिए थे, मुझे पता है भाई उसका बिजनेस तो बहुत बढ़िया चलता है, मैंने उठा के आगे लोन पे दे दिया, वो ब्याज पे चढ़ा दिया। अब मुझे पता था ये बंदा पैसे तो मांगने आता नहीं भाई, इसका तो करोड़ों का बिजनेस है। कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, वो आगे खड़ा हो गया, भाई साहब लाओ मेरे लाख रुपए, अब मैं फंस गया, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है वो क्या है, बैंक के एक तरीके से ग्रैंडफादर है। तो अब ग्रैंडफादर मदर करने आते हैं क्या, वो लोगों को भरोसा ये दिलाते हैं कि आप टेंशन मत लो, आपका पैसा क्या है, पूरा सिक्योर है। आरबीआई श्योरिटी लेता है कि आपका पैसा धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके पास आ जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो इस पोजीशन को क्या बोला जाता है बेटा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। यानी कि जब कमर्शियल बैंक किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस सिचुएशन से उसको बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करता है बेटा, हमारा आरबीआई हेल्प करता है। आरबीआई देखो कैसे हेल्प करता है, आप सब एक ऐसे एरा में जी रहे हो बेटा जहां पे आपने डिमोनेटाइजेशन देखा है। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, नोट बंद हो गए थे सारे के सारे। तो आरबीआई ही एक ऐसा था जिसने क्या करा बेटा, दो चीजें आई थी उस टाइम पे कि आप 4,000 रुपए तक के नोट कहां पे जमा कराओ, बैंक में जमा कराओ, और उसके बदले में क्या ले लो, नई करेंसी ले लो 2,000 रुपए की, एक कंडीशन। दूसरा उसने क्या किया था बेटा, बहुत सारे लोगों की क्या चल रही थी, ईएमआई चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन सबकी जब सैलरी नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, कोविड आ गया, तो उस टाइम पे आरबीआई ने एक और गाइडलाइन निकाली कि जिनकी ईएमआई चल रही है अगर वो 2-3 महीने नहीं भरते तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है बेटा, अपना रोल निभाता है। जब भी कमर्शियल बैंक फंसते हैं तो उनकी मदद करने के लिए कौन निकल के आता है बेटा, बार हमारा आरबीआई खड़ा होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट को, इसके अंदर क्या लिखा है देखिए बच्चे। कहता है एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट द सेंट्रल बैंक इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फंड अगेंस्ट सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक एज एंड व्हेन नीडेड बाय देम। कहता है जब वो सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, उसके लिए बहुत जरूरी बन जाता है या कंपल्शन बन जाता है कि आप सिक्योरिटी के बदले में कमर्शियल बैंक को पैसे दोगे अगर वो आपसे मांगने आते हैं तो। आगे क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे, व्हेन अ कमर्शियल बैंक faces a financial crisis and fails to obtain fund from other sources, then the central bank plays the vital role of the lender of last resort। क्या हुआ, जब कमर्शियल बैंक बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, तो उस टाइम पे आरबीआई आता है और क्या करता है बेटा, फंड्स प्रोवाइड कराता है।
एंड प्रोवाइड देम विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। उन्होंने क्या प्रोवाइड करता है बेटा? उधार देता है। दिस रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक सेव द कमर्शियल बैंक फ्रॉम बीइंग बैंकरप्ट। यानी देखो अब क्या हुआ, ये नई चीज पढ़ रहे होगे कि बैंक भी बैंकरप्ट होते हैं। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवाला निकल जाना, डूब जाना। ऐसी सिचुएशंस भी आती है जब बैंक भी क्या हो जाते हैं बेटा? डूब जाते हैं। आपको सिचुएशन बता देता हूं। अभी भी हमारा एक बैंक है, यस बैंक, डूबा पड़ा है वो, ठीक है। उसका शेयर 100 रुपए से ऊपर चल रहा था, आज की डेट में वो 11 12 13 रुपए का शेयर है सिर्फ मार्केट के अंदर। क्यों? बैंक डूब गया। ठीक है, अपनी भी पॉलिसीज होती है कि डूबेगा कैसे बैंक, कोई बताएगा क्या बेटा? ठीक है, बिल्कुल सही बोला उसने। अब यस बैंक ने क्या करा? अपने बैंक की इमेज को बढ़ाने के लिए फटाफट लोन बांट दिए लोगों में। डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से देखी नहीं, अब वो सारे पैसे लेके क्या हो गए? मान लो भाग गए। अब बैंक का पैसा कहां गया? गायब। तो उसकी क्या हो गई? मार्केट के अंदर वैल्यू डाउन हो गई। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं बेटा जहां पे बैंक भी फंस जाते हैं। तो वहां पे कौन हेल्प करने आता है बच्चे? हमारा सेंट्रल बैंक हेल्प करता है। Thus, the central bank plays the role of guarantor for the commercial bank and maintains a sound and healthy banking system in the economy। तो जो हमारा बेटा सेंट्रल बैंक है वो मदद करता है किसके अंदर? एक हेल्दी सिस्टम बनाने के लिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी सही तरीके से चल सके। समझ आ गया ये पॉइंट? अगला पॉइंट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा ये? अब ध्यान से इसके लिए भी एक चीज समझना इधर पहले। देखो बेटा पीयूष, यहां पे देखना बेटा आप सीधा बस। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक ए पर्सन है, उसका बैंक है बेटा एसबीआई, ठीक है। और एक इधर एक बी पर्सन है, उसका बैंक है बेटा यहां पे पीएनबी। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिया। अब एसबीआई वाले ने किसी एक पर्सन को चेक काट के दे दिया 10,000 रुपए का, जिसका अकाउंट कहां पे था? पीएनबी में था। तो अब ये एसबीआई का चेक किसके अकाउंट में जाएगा बेटा? पीएनबी के अकाउंट में, वहां से क्लियर होगा। दैट मींस अब एसबीआई ने किसको पैसे देने हैं? पीएनबी को पैसे देने हैं। ये चीज समझ आ गई सबको? ऐसे ही एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है बेटा कि किसी पीएनबी वाले पर्सन ने एक चेक काट दिया हो किसके नाम का? अब यहां पे 5,000 रुपए का चेक इसने काट दिया, है ना। ए ने पीएनबी के नाम का काट दिया, बी ने किसके नाम का काट दिया? एसबीआई के नाम का काट दिया। तो अब देखो ध्यान से सुनना, पीएनबी ने एसबीआई से 10,000 रुपए लेने हैं, है ना। दूसरी सिचुएशन में क्या है? एसबीआई ने पीएनबी से 5,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया बेटा। ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी डेली की? करोड़ों रुपए की। ऐसे ही होता होगा, पीएनबी का चेक एसबीआई में, एसबीआई का पीएनबी में घूमते होंगे बहुत सारे। अब भाई आरबीआई ये कहता है कि तुम इतना लंबा प्रोसेस पाल रहे हो कि पहले तुम इसे 10,000 दोगे, फिर ये तुम्हें 5,000 रुपए देगा, इतना लंबा कर ही क्यों रहे हो? पीएनबी ने कितने लेने हैं एसबीआई से? 10,000। और एसबीआई ने पीएनबी से कितने लेने हैं? 5,000। कहता है आपस में एडजस्ट करो पहले। 10 में से 5 क्या हो गए? कट गए। अब वो कितने लेगा उससे? सिर्फ 5,000 रुपए। कितने लेगा उससे? समझ आ गया? इसी फंक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला जाता है। बैंक क्या कहता है कि भैया ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाओ मत, आपने उससे लेने हैं उसे ही देने हैं, तो पहले सेटल कर लो, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो क्या करो? आपस में ले देके उस अकाउंट को क्लियर कर दो। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया बेटा? हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला गया, ठीक है। अब देखिए वहां पे क्या लिखा है बच्चे, देखिए इधर कहता क्लियरिंग हाउस इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द बैंक्स। म्यूचुअल क्लेम्स का मतलब क्या हो गया? एसबीआई का पीएनबी से, पीएनबी का म्यूचुअल हो गया ना आपस में। ऑन वन अनदर आर ऑफसेट, आपस में सेट कर दिया जाता है। एंड सेटलमेंट इज मेड बाय द पेमेंट ऑफ डिफरेंस। जो उनका डिफरेंस का पेमेंट है, जैसे एग्जांपल में कितनी थी? 5,000। उस डिफरेंस को देके क्या कर दिया जाता है बेटा? अकाउंट्स को सेट ऑफ कर दिया जाता है। द बैंक्स कलेक्ट द चेक्स, चेक की स्पेलिंग ठीक करना, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज on the behalf of their customer through clearing house facility provided by the central bank। ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं? उसको सेटल कर लेते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से क्या किया जाता है बेटा? अकाउंट्स क्लियर करे जाते हैं। वहां तक क्लियर हो गया? अब बेटा यहां पे जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? कंट्रोलर ऑफ अ बैंक सप्लाई एंड अ क्रेडिट थ्रू। अब बेटा यहां पे देखना क्रेडिट किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। आपको ना एक बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा जिससे कि आपको ना इजीली सारा क्लियर हो जाएगा। पहले ना हम इन रेशियोज को थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, ये रेशियोज हैं क्या।
सबसे पहला आता है बेटा हमारा बैंक रेट। क्या आता है, समझो इधर एक एक करके। सबसे पहला रेट है बेटा हमारा क्या यहां पे। अब बैंक रेट होता क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में सबके नोट्स में भी चेक करूंगा कि घर पे जाके लेक्चर देख के आपने लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, अब यहां पे देखिए बैंक रेट का मतलब क्या होता है बेटा, जिस रेट पे आरबीआई कौन है बेटा हमारा, सेंट्रल बैंक। पता है भाई, आरबीआई एक ही होता है पूरे इंडिया में। ये किसको लोन देता है बेटा, गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। यानी सर जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, उस रेट को क्या बोला जाता है सर, बैंक रेट बोला जाता है। आई बात समझ, अभी आगे बहुत यूज होने वाला है ये वाला। ठीक है, अब देखिए अगला पढ़ते हैं। कहता है बैंक रेट इज अ रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। ये बिना किसी सिक्योरिटी के क्या किया जाता है बेटा, पे किया जाता है। देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द रीपर्चेज दैट विल बी ड्रॉन अपॉन ऑन एग्रीड अपॉन विद नो कोलेट्रल एज वेल। इसके बदले में कोलेट्रल का मतलब होता है कोई भी चीज आरबीआई गिरवी नहीं रखवाता, ये वैसे ही उसको प्रोवाइड कर देता है। आगे कहता है द आरबीआई अलाउज शॉर्ट टर्म लोन्स। ध्यान से सुनना बेटा, द आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स विद द प्रेजेंस ऑफ अ कोलेट्रल, दिस इज नोन एज अ रेपो रेट। अब बहुत ध्यान से सुनो क्या हुआ, देखो ये वाला जो लोन है इसकी दो पॉइंट्स हैं सर। एक तो विदाउट सिक्योरिटी या कलेक्ट्रॉल होता है ये, यानी कि इसमें कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाई जाती। और सर ये दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब बैंक रेट के बाद एक रेट और होता है बेटा, उसे बोलते हैं हम क्या, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है सर, यहां पे भी आरबीआई गिव्स लोन, किसको देता है सर, लेकिन सर यहां पे जो लोन दिया जाता है ये वाला जो लोन होता है, ये कौन सा लोन होता है सर, शॉर्ट टर्म होता है। तो उस रेट को क्या बोल दिया जाता है, फिर रेपो रेट बोल दिया जाता है। दोनों ही रेट है, लेकिन एक बैंक रेट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और एक क्या कहलाता है सर, रेपो रेट। अब अगर आगे चले इसमें देखो, बैंक रेट इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। बैंक रेट कौन तय करता है बेटा, आरबीआई। इट इज यूजुअली हायर देन द रेपो रेट ऑन द अकाउंट्स ऑफ इट्स एबिलिटी एंड रेगुलेट लिक्विडिटी। ये रेपो रेट से हमेशा क्या होता है बेटा, थोड़ा ज्यादा होता होगा भी। देखो क्यों, जो बैंक रेट है वो क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा रहा है, सिक्योरिटी वो कुछ ले नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है रेपो रेट से क्या लेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा ही चार्ज करेगा उसको। ठीक है, अगला आता है बेटा कैश रिजर्व रेशो। ये जितनी भी रेशो समझा रहा हूं ना एग्जांपल से समझना, वरना फिर कंफ्यूजन रहती है बेटा। देखो अगली रेशो, कैश रिजर्व रेशो, इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, CRR। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जब हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट ओपनिंग, है ना, तो जैसे कि गवर्नमेंट बैंक है, वो कहता है कि आपको 2,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट बैंक के पास हमेशा रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, है ना। और जो प्राइवेट बैंक है वो डिपेंडिंग ऑन अ बैंक होता है, लेकिन इसमें मिनिमम होता है कितना, 11,000 रुपए आपको रखना पड़ता है, किसके लिए, मिनिमम सिक्योरिटी के लिए। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ये सिक्योरिटी रखवाई क्यों जाती है, पहले ये समझाओ बेटा। आप बैंक के ना बहुत सारी फैसिलिटीज यूज करते हो, जैसे आप उसका डेबिट कार्ड यूज करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, एटीएम कार्ड जा रहे हो, बहुत सारी फैसिलिटीज है, चेकबुक है, सब कुछ है। अब बैंक को पता है कि भैया मेरे खर्चे आते हैं इसके ऊपर, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए कराता है कि इन केस अगर आप वो अमाउंट पे नहीं करते तो वो एक तरीके से सिक्योर होने के लिए वो इतना अमाउंट रख लेता है कि उससे काट लेगा आपका। कभी भी आप देखना, आपने मिनिमम बैलेंस बोलते हैं इसको, है ना, मिनिमम बैलेंस 2,000 छोड़ा हुआ है और आपकी ड्यू डेट आ गई कि डेबिट कार्ड के 250 रुपए कटने हैं, तो वो उस 2,000 में से कट जाएंगे। और जैसे ही मिनिमम बैलेंस से नीचे जाओगे उसके ऊपर बैंक क्या लगा देगा बेटा, चार्ज लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस का मतलब क्या है, इतना बैलेंस हमेशा अकाउंट में होना चाहिए।
अब इसने क्यों करा ऐसा? सिक्योरिटी के लिए करा ना भाई। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, जिस तरीके से हमारा अकाउंट किसमें होता है, कमर्शियल बैंक में, उस तरीके से जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका अकाउंट किसमें होता है सर? तो भाई जब कमर्शियल बैंक इनसे सिक्योरिटी ले रहा है लोगों से, तो आरबीआई भी क्या करता है बेटा, कमर्शियल बैंक से क्या लेता है, सिक्योरिटी लेता है। किस रूप में? सीआरआर के रूप में। सीआरआर क्या हो गया? वो कहता है कि भैया जितना टोटल कैश है ना आपके पास, उसका कुछ पोर्शन रिजर्व के रूप में आप हमेशा क्या रखोगे, मेरे पास मेंटेन रखोगे, जिससे कि अगर कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो उस रिजर्व का हम क्या कर सकेंगे, यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। भाई रिजर्व बनाते क्यों है हम? रिजर्व बनाते हैं बेटा कि इन अनफोर्सिन लायबिलिटी, अकाउंटेंसी में बोला जाता है, यानी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े, हम उस रिजर्व्स को वहां पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ आई यहां तक बात? तो अब कैश रिजर्व अब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा आपको। देखो क्या लिखा है, कहता है सीआरआर इज एन एसेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, a regulation implemented in almost every nation by the central bank of that country। ये दुनिया के बेटा हर आरबीआई के द्वारा क्या करी जाती है, यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा सीआरआर रखा जाता है एज ए सिक्योरिटी। सीआरआर इज द मिनिमम परसेंटेज, देखो क्या लिखा है, सीआरआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई दैट मस्ट बी मेंटेन्ड बाय एवरी कमर्शियल बैंक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये सीआरआर का रेट कौन तय करता है बेटा? आरबीआई तय करता है, और जो रेट वो तय करके दे देगा, सपोज करो यहां पे एक बैंक के पास 1 लाख रुपया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख रुपया है, और सीआरआर का रेट जो है वो बोला हुआ है कितना, 4%। तो इसका 4% कितना हो जाएगा बेटा, 4,000। तो उस बैंक को 4,000 रुपए का मिनिमम डिपॉजिट क्या करना पड़ेगा, हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसके ऊपर क्या करेगा, फिर आरबीआई अपने पेनल्टीज लगाना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गया सीआरआर क्या है? टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कि आपको कैश के रूप में क्या रखना पड़ता है बेटा, रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, अब अगला आता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब इसको देखो क्या होता है, देखिए स्टैट्यूटरी इसको बेटा जाना जाता है किसके नाम से, एसएलआर। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटेंसी के स्टूडेंट आराम से समझ जाएंगे। एक ना बेटा हमारी लिक्विड असेट्स होती हैं। लिक्विड असेट्स क्या होती है? पानी वाली असेट्स नहीं, बेसिकली लिक्विड असेट्स उनको कहा जाता है जो बहुत कम समय में किसमें कन्वर्ट करी जा सकती है, कैश में। एग्जांपल्स आर गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, बॉन्ड्स, ये सब क्या है बेटा, जो फटाफट किसमें कन्वर्ट कर लेते हो आप, कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, उसे क्या बोला जाता है बेटा, लिक्विड असेट्स बोला जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती क्या है बेटा? देखो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, इनके पास 3 तरीके से पैसा आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए, पहला सर कैश के रूप में, तो उसके लिए बैंक ने क्या रखवा दिया सर, सीआरआर, है ना, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज। दूसरा सर इनके पास या तो फॉरेन एक्सचेंज आती है, ठीक है, या फिर क्या आता है इनके पास, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, ये सब कुछ आता है। इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, हमारी लिक्विड एसेट्स बोला जाता है। तो इसके लिए तो इसने सीआरआर बना दिया था, इसके लिए इसने क्या बना दिया बेटा, एसएलआर बना दिया। एसएलआर का मतलब क्या हुआ, जितना भी किसी कमर्शियल बैंक के पास लिक्विड एसेट्स के रूप में जो भी चीजें पड़ी होंगी, उसका कुछ परसेंटेज भी उन्हें क्या रखना पड़ेगा बेटा, रिजर्व में रखना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स के रूप में। तो वो रेशो कौन सी कहलाती है सर, हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहलाती है। क्लियर? अब पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है बच्चे, देखिए कहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज, जो कि उसको किसके रूप में रखना पड़ता है, गोल्ड, सिल्वर और अदर सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है। इट इज बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग अ क्रेडिट टू द कस्टमर। ये वो है जो कि बैंक क्या करता है, एक तरीके से कस्टमर को जब क्रेडिट देता है ना, भाई गोल्ड क्यों रखवा रहा है, गोल्ड हो गया एक तरीके से सिक्योरिटी, बैंक ने क्या रखवा लिया आपसे, सिक्योरिटी रखवा ली गोल्ड के रूप में अपने पास। ठीक है, द एसएलआर इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एंड इज फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया। ये भी कौन करता है बेटा, आरबीआई निकालता है, और ये क्या इसलिए करते हैं हम, क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए।
टू चेक द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। बेटा देखो, जहां पे भी इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला चेक आएगा ना, चेक का मतलब होता है यहाँ कंट्रोल। क्या क्या होता है इसका मतलब? ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको चेक बोला गया है। एक तो ये चेक करने के लिए कि बैंक का क्रेडिट सिस्टम कैसा है, टू एंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ अ कमर्शियल बैंक। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा है कि अगर लोग उससे मांगने आ जाएंगे तो वो रीपे करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता। टू कंपेल बैंक्स टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, और इसलिए कि बैंकों को क्या बोले वो कि आप इन्वेस्ट करो किसके अंदर बेटा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर। टू फ्यूल द ग्रोथ एंड डिमांड, दिस इज डन बाय डिक्रीजिंग द एसएलआर। इस पॉइंट को अभी नहीं पढ़ेंगे आप, लास्ट वाले को, ठीक है, ये अभी पढ़ाऊंगा मैं अगले टॉपिक में। इसके बाद बेटा अगला रेट आया रेपो रेट, और उसके बाद आया रिवर्स रेपो रेट। भैया रेपो रेट क्या बताया था, कोई बताएगा? बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए जो आरबीआई चार्ज करता है किससे, कमर्शियल बैंक से, ये रेपो रेट था। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा ये समझ लो बेटा। यहाँ देखिए बेटा, रेपो रेट क्या बताया बेटा मैंने, जिसपे आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक्स को, सपोज करो 9% पे दिया, ये हो गया रेपो रेट। अब भाई क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो हम बैंक में जाके क्या करा लेते हैं बेटा, एफडी करा लेते हैं, तो उसमें बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। उसी तरीके से ये जो कमर्शियल बैंक्स है, इनके पास जो एक्सेस फंड होता है, ये कहां पे जमा करते हैं बेटा, डिपॉजिट आरबीआई के पास। किसके पास डिपॉजिट कर देते हैं बेटा ये? अब आरबीआई इसके ऊपर क्या देता है बेटा, एक इंटरेस्ट देता है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, रिवर्स रेपो। अब शॉर्ट में समझ लो क्या सर, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे रेपो रेट बोला गया है। और जो कमर्शियल बैंक अपना पैसा किसको जमा कराते हैं, आरबीआई, उस पे जो आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है, दोनों में फर्क है। यहां आरबीआई इससे रेट ले रहा है, यहां पे वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है बेटा, दे रहा है। लेकिन वो रेपो रेट है, तो रेपो रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, लेने का देना होता है अपोजिट, तो रेपो रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, रिवर्स रेपो रेट हो गया। यानी कि सर जो उसको वो पे करेगा। इन दोनों के बीच में आमतौर पे क्या होता है बेटा, 1% का डिफरेंस देखा गया। 1% का मतलब अगर सर रेपो रेट 9% है तो ये कितना होगा सर, हमारा 8% होगा। क्यों भैया, आरबीआई को भी तो कमाना है ना 1% बीच में, जब वो फैसिलिटीज दे रहा है आपको तो पैसे भी तो कमाएगा, तो वो 1% का क्या रखता है बेटा, गैप रखता है रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। अब देखो क्या लिखा है बच्चे यहाँ, कहता है द रेपो रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री lends money to the commercial bank in case of a shortage of a fund so as to maintain a liquidity। जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देता है, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या है सर, रिवर्स रेपो रेट इज सेड टू बी दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक इन इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, जिसमें वो किससे उधार ले रहा है, कमर्शियल बैंक से उधार लेता है फॉर शॉर्ट टर्म। इट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक टू हैव अ रेडी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी एट टाइम ऑफ नीड। भैया जरूरत तो आरबीआई को भी पड़ सकती है ना कभी, तो आरबीआई को जब जरूरत पड़ती है तो वो कमर्शियल बैंक से क्या ले लेता है बेटा, लोन लेता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो क्या कहलाता है फिर आपका, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई ऑफर्स ग्रेट इंटरेस्ट रेट इन रिटर्न फॉर द अमाउंट सप्लाइड बाय द कमर्शियल बैंक, और जो कमर्शियल बैंक उसको लोन देते हैं उसके ऊपर अच्छा खासा क्या देता है बेटा, आरबीआई फिर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। आते हैं प्रैक्टिस शीट पे, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका स्क्रीन पे यहां पे, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक ऑफ इशू इन द कंट्री मॉनेटरी सिस्टम। आरबीआई का प्राइमरी क्या है, हाँ बोलो भाई, डी, रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई एंड करेंसी इशुएंस, यानी पूरी मनी सप्लाई को रेगुलेट करना और मार्केट के अंदर करेंसी को इशू करना। Why is the role of central bank as the lender of last resort important for the stability of the banking system। बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जो बैंक का एक फंक्शन है बेटा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है ये बताइए, पढ़ लीजिए पहले यहां पे। ये होगा बेटा देखो क्या, टू प्रिवेंट बैंक फेलर्स, बैंक फेल ना हो और बैंकों की क्या बनी रहे, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एज द कस्टडियन ऑफ अ कैश रिजर्व। जो वो सारी की सारी कस्टडी रखता है अपने पास रिजर्व की, क्या उसका प्राइमरी फंक्शन है बेटा यहाँ पे,
कौन सा? बी, सेफ गार्डिंग अ कंट्रीज कैश रिजर्व। कंट्री के कैश रिजर्व को अपने पास सेफ रखने के लिए ये स्टेप किया जाता है। वट इज द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन अ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी? क्या है बेटा एसएलआर का? बी, टू चेक द एक्सपेंशन ऑफ अ बैंक क्रेडिट, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। हाउ डज द रिवर्स रेपो रेट डिफर फ्रॉम द रेपो रेट एज अ टूल्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक? किस तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अलग होते हैं, कोई बताएगा? सी, रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड टू मेंटेन लिक्विडिटी व्हाइल रेपो रेट इज यूज्ड टू कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये पढ़ेंगे भी, अभी इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पे, कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, सब पढ़ोगे अभी आने वाले टाइम में इसमें। क्लास में यहां देखिए बेटा, एक टॉपिक आया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब देखो बेटा एक अच्छी चीज सीखोगे आप इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना। भाई इकोनॉमी में क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये इन्फ्लेशन, और सर एक होता है हमारे यहाँ पे, सर इन्फ्लेशन का कारण क्या है? इन्फ्लेशन को बोला गया महंगाई, ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका मेजर कारण होता है सर रीजन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सर जब भी इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा आएगा तो मार्केट में क्या बढ़ जाएगा सर? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऐसा होगा तो क्यों होगा भाई? यानी जिस जिस देश में पैसा ज्यादा है वहां महंगाई भी ज्यादा है? क्यों है ये बताओ मेरे को, लॉजिक है इसके पीछे। वैल्यू कम हो जाती है, और एक सिंपल सा बताता हूं देखो, भाई जब पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी, आपने 11th क्लास में क्या पढ़ लिया भैया इकोनॉमी के अंदर? रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं सर? अब डिमांड तो बढ़ रही है पैसा आने की वजह से यहां, लेकिन रिसोर्सेज क्या है सर? स्कार्स। तो मैं डिमांड तो पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो चीजें क्या होती चली जाएंगी सर? इकोनॉमी में महंगी होती चली जाएंगी। इसकी वजह से जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है चीजें क्या होती चली जाती है? महंगी। भाई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो ना, आपके दादा वगैरह के टाइम में पहली बात तो दूध दही बाहर से आता नहीं था, गायें अपनी पर्सनल डेयरी होती थी सबके अपने घर, है ना। अब चेंज हो गया एनवायरमेंट, सब बाहर से लेके आ रहे हो। पहले भाई 1 रुपए का 1 किलो देसी घी आता था, आज 1 रुपए की थैली भी नहीं आती जिसमें 1 किलो देसी घी आ जाए। अब एग्जाम्पल समझो कि सर पैसे की वैल्यू बढ़ी या घटी आज की डेट में? बढ़ी है? घट गई भाई, पूछो कैसे? मैंने क्या एग्जांपल दिया, पहले 1 रुपए का 1 किलो देसी घी आता था, आज आप ये देखो कि वो 1 किलो देसी घी कितने का आ रहा है? 600-700 रुपए का आ रहा है। यानी आपके ग्रैंडफादर के टाइम का 1 रुपया आज कितने रुपए के बराबर हो गया? 700 रुपए के बराबर में। यानी जो चीज मैं पहले 1 रुपया देके खरीद रहा था, आज मैं उसके लिए कितने पे कर रहा हूँ बेटा? 700 रुपए पे कर रहा हूँ। तो वैल्यू बढ़ी थोड़ी हमारे रुपीस की, क्या हो गई बेटा मार्केट के अंदर? कम हो गई। तो जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगी बेटा? महंगाई भी क्या होती चली जाएगी हमारी? बढ़ती जाएगी। रीजन क्या बताया? डिमांड बढ़ेगी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ेगी। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सिंपल है सर, मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा मेरे को? कम करना पड़ेगा। मनी की सप्लाई को क्या करना पड़ेगा सर? कम करना पड़ेगा। समझ आया? अब कम कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक। अभी मैं बेस समझा रहा हूं आपको इसका। इसके बाद डिफ्लेशन क्या आता है सर? डिफ्लेशन का मतलब होता है जब मार्केट के हालात बहुत नीचे चले जाते हैं, गिर जाता है बाजार। जो कोविड के टाइम पे हुआ, ये क्या है सर? यहां पे बेसिकली अगर देखा जाए, ये होता है डिक्रीज इन, जब इकोनॉमी में पैसा क्या हो जाता है। अब अगर इसको ठीक करना है, कंट्रोल करना है, तो सर क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया विद रीजन, और ये सुन लो पहले, ठीक है। अब इसका बेसिकली समझो पॉजिटिव लिंक है बेटा। पॉजिटिव मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है यानी कि पैसा बढ़ रहा है, महंगाई कम हो रही है यानी कि मनी सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे आते हैं आपके। क्या है देखो यहां पे, बहुत ध्यान से सुनना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना बेटा इस पूरे टॉपिक को।
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा, गवर्नमेंट ना अपने कुछ सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होते हैं जो मार्केट में बेचती भी है और मार्केट में खरीदती भी है। अब आप मेरे को बताओ, अगर गवर्नमेंट अपने मार्केट में सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स बेचेगी तो लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे उन्हें? क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का क्या होता है, भरोसा ज्यादा होता है। प्राइवेट कंपनी के मुकाबले भी किसको खरीदना प्रेफर करोगे आप? गवर्नमेंट वालों को, है ना? ये चीज समझ आ गई। अब देखो होता क्या है बेटा, जब इन्फ्लेशन है, क्या है मार्केट के अंदर, अब मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। जब मार्केट में क्या है सर, यहां पे इन्फ्लेशन है। अब आपको मैंने ऊपर क्लियर कर दिया सर, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा सर, इसका मतलब पैसा क्या है सर इकोनॉमी में ज्यादा है। क्या है पैसा इकोनॉमी में? अब गवर्नमेंट को इसको ठीक करना है। क्या करना है इसको ठीक? तो कंट्रोल का तरीका क्या बताया? मनी की सप्लाई को कम करना। तो मनी की सप्लाई कम कैसे करेगी गवर्नमेंट? वो देखो, वो क्या करेगी बेटा, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है और जब गवर्नमेंट इनको सेल करना स्टार्ट करेगी तो लोग बहुत जल्दी उसको खरीदने आ जाएंगे, क्यों? पैसा तो बहुत ज्यादा ही है। अब होगा क्या, ये सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स कहां चले जाएंगे? मार्केट में, और मार्केट से पैसा किसके पास आ जाएगा बेटा? गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से वो मनी सप्लाई को क्या कर देगी, इकोनॉमी में कम कर देगी। इन्फ्लेशन क्या होगा, धीरे धीरे करके कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आई? अब इसका अपोजिट सोचा जाए कि सर इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया, डिफ्लेशन आ गया। अब डिफ्लेशन के टाइम पे क्या है सर, यहां पे मैंने क्या बताया, कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो, मनी सप्लाई को। तो बेटा इस टाइम पे पता है गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। अब वो उसको खरीदना स्टार्ट करेगी। और लोग क्यों बेचेंगे? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी मजबूरी है उनको बेचना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अब क्या होगा, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स गवर्नमेंट के पास और पैसा कहां पे आ जाएगा हमारा, इकोनॉमी के अंदर। अब गवर्नमेंट दोनों तरफ से फायदे में है। पूछो कैसे? जब बेटा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, लोगों पे पैसा है, तो जब ये बेचेगी तो किस रेट पे बेचेगी? क्योंकि उसे दिख रहा है भाई पैसे की भरमार हो रही है इकोनॉमी में। तो अब जब डिफ्लेशन आएगा, अब उसे खरीदने हैं, तो खरीदेगी किस रेट पे? वो लो रेट पे खरीदेगी, क्योंकि उसे पता है लोगों की मजबूरी है, वो इस टाइम पे बेचेंगे। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है बेटा, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बुक में से पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, इस एग्जांपल से ही समझ आएगा आपको, इसीलिए दिया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, देखो कहता है मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ अ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल भी क्या है, गवर्नमेंट का ही होता है बेटा। एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय अ कंट्री सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी आर नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट के द्वारा जब इकोनॉमी में ट्रेजरी बिल्स को या इन चीजों को बेचा और खरीदा जाता है तो इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनेटरी कंट्रोल मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी कंट्रोल का क्या है बेटा, एक सेंट्रल बैंक का मेथड है। व्हेन सेंट्रल बैंक वांट्स, अब समझना जो बताया है वो है या नहीं, ये देखना। व्हेन सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द मार्केट मनी सप्लाई, जब वो मार्केट में से क्या करना चाहेंगे, सप्लाई कम करना चाहेंगे, इट सेल्स सिक्योरिटीज ऑन द ओपन मार्केट। वो क्या करेगा, बेचना स्टार्ट कर देगा। यही बताया था आपको। द इंटेंशन इज टू रेज इंटरेस्ट रेट, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रेक्शनरी क्यों, जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रेक्शनरी बोला जाता है। ठीक है, उसका उल्टा, सिमिलरली व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी ऑन द मार्केट, इट विल बाय द सिक्योरिटीज। वो क्या करेंगे बेटा, सिक्योरिटीज को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। दिस एक्शन इज बीइंग टेकन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रमोट द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस स्ट्रेटेजी इज एक्सपेंशनरी। वो कॉन्ट्रेक्शनरी है, ये कौन सी है? सिंपल सा याद करने का तरीका क्या सर, पैसे को कम करने के लिए किया तो कॉन्ट्रेक्शन, पैसे को बढ़ाने के लिए किया तो क्या हो गया सर, एक्सपेंशन। क्लियर? पहला क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन प्राइमरी यूज फॉर द सेंट्रल बैंक? सी आ जाएगा, मैनेजिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट। विच मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल बैंक सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट? कब सेल करते हैं बेटा, एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में? कॉन्ट्रैक्शन में। इन expansionary monetary policy, what is the central bank objective when conducting the open market operation? To increase the money supply and lower the, what type of securities are commonly involved in the open market operation?
सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल। हाउ डू ओपन मार्केट ऑपरेशन कंट्रीब्यूट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसीज बाय अ सेंट्रल बैंक? ओपन मार्केट किस तरीके से करती है? सी है बेटा, बाय इन्फ्लुएंसिंग द इंटरेस्ट रेट एंड मनी, यानी दोनों के अंदर चेंज लाके क्या करती है, वो एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। समझ आ गया यहां तक? अब अगला पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या आया बेटा यहां पे? देखिए बेटा, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। देखो बच्चे, ये भी एग्जांपल से समझो तभी आपको समझ आएगा। अब अगला टॉपिक है बेटा मेरा यहां पे क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहां पे कंसंट्रेट कीजिए बेटा सारे। बेटा जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक दो तरीके के लोन प्रोवाइड करता है। एक लोन को बोला जाता है बेटा सिक्योर्ड लोन, और एक को बोला जाता है बेटा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन नॉर्मली शॉर्ट टाइम के लिए ही दिए जाते हैं, और ये वाले जो दिए जाते हैं ये आपको